नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज हम आपके न्यू सिलेबस एग्जाम के अकॉर्डिंग सी-टेट फरवरी 2026 के एग्जाम के अकॉर्डिंग सीडीपी के आज हम टॉप 30 प्रश्न करेंगे। ये टॉप 30 प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट रहेगा, समस्त सिलेबस का निचोड़ रहने वाला है। तो सी-टेट सीडीपी में एग्जाम को फतेह करना, सी-टेट के सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट स्कोर करना है, 25 प्लस का स्कोर करना है। तो ये टॉप 30 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्या आप सभी लोग तैयार हैं टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए? तो चलिए तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आई बटन पे आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न हमारा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है और अंत में सभी को जवाब देना कि सीडीपी प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है। यानी संरचनावादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग अधिगम के बारे में कथन स्टेटमेंट दिया गया है कि अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, या अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, या अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तो याद करना हटा दीजिए, ये तो गलत ही हो जाएगा। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, तो स्मरण तो किया जा सकता है लेकिन पुनरुत्पादन फिर से उसे उत्पादन नहीं किया जा सकता है। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है, तो आवृत्ति जो दिया गया है यह कहीं ना कहीं यह संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में कथन नहीं सही दिया गया। तो सही कौन हो जाएगा? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। कैसा है? सक्रिय विनियोजन आ जाए, सा से सक्रिय, सा से संरचनावादी, ये सा का फैक्टर चल रहा है। सा फॉर क्या होता है? सा से सरौता, पढ़ा है ना बचपन में, वही सरौता वाला इस पे फैक्टर कार्य कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं साथियों दूसरे प्रश्न की तरफ। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आ गया। सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, ब्रदर सिस्टर टीचर सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सी-टेट एग्जाम में अव्वल आना, टॉप 30 में से 25 प्लस का स्कोर 25 क्रॉस करना। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने अर्थात ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? क्या वह जीन पियाजे जी, थॉर्नडाइक, हार्वर्ड गार्नर, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा मनोवैज्ञानिक था? अगर आपको पता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता, बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कोई एक नहीं, वह था जीन पियाजे जी। जी हाँ साथियों, वस्तुतः जीन पियाजे जी की बुद्धि को एक ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जिसमें जैविक परिपक्वता की वातावरणीय जो परिस्थितियां आती है उनके साथ अंतःक्रिया हुआ। जीन पियाजे जी ने बुद्धि के संबंध में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जो अक्सर पूछा जाता है, वह है संज्ञानात्मक सिद्धांत। अगर संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आ जाए तो समझिए जीन पियाजे जी से संबंध पूछा गया है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे जी हैं। अपने माइंड की मेमोरी पर सेव कर लेना। तीसरा प्रश्न है, व्यवहारवाद के जनक कौन है? कई बार रिपीट हुआ है आपके, चाहे सी-टेट हो या अदर टीटी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, फिर से रिपीट होगा। कोर्ट लेविन है, E.R. गुथरी, J.B. वाटसन, डोनाल्ड ट्रम्प। जब भी व्यवहारवाद का जिक्र होता है एक ही नाम आता है, व्यवहारवाद के जनक J.B. वाटसन। याद रखिएगा, व्यवहारवाद के जनक जब भी पूछा जाए तो J.B. वाटसन करिएगा, क्योंकि वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में एक विस्तृत किया है। इन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना जो है वाटसन द्वारा कब की गई थी अगर पूछा जाए तो 1913 ईस्वी में किया गया था। और वाटसन का ही मानना था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, अगर ऐसा पूछा जाता है। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपन अनुक्रिया को जन्म दिया, यह भी ध्यान रखिएगा। हर एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है और ये एग्जाम को फतेह में कार आने वाला है। कर हर मैदान फतेह, एग्जाम को फतेह करना है। पढ़िए, अपने माता पिता के सपने को साकार करिए, लग जाइए मेहनत को। निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान कीजिए। वजन, बाल, दृष्टि, दांत, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि बालकों के विकास में परिवर्तन दो ही प्रकार से होता है। एक होता है, आपने पढ़ा होगा, मात्रात्मक। एक मात्रात्मक होता है, दूसरा कौन सा होता है सभी लोग बताइए? दूसरा होता है गुणात्मक। मात्रात्मक और गुणात्मक दो प्रकार से होते हैं, तो ये आप जानते होंगे, समझते होंगे। तो इनमें से कौन सा होगा? चलिए सभी लोग बताइए, गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करके हमें सभी लोग बताइए।
जी हाँ, यहाँ पे सभी लोगों को कमेंट आ चुका है और मैं कमेंट भी देख पा रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए, सभी लोग कमेंट आ चुका है, राइट ऑप्शन भी आ चुका है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? दृष्टि। क्या हो जाएगा? दृष्टि यहाँ पे आपका गुणात्मक परिवर्तन में आ जाएगा, क्योंकि जो भी आपके वजन, बाल और दांत, ये जो तीनों दिए गए हैं, ये किस में आ जाएंगे? ये मात्रात्मक के अंतर्गत आएंगे। आपका दृष्टि आ जाए, सूझ आ जाए, ये क्या हो जाएगा? सूझ शब्द क्या है हमारे? सूझ शब्द आएगा, या और भी कहे क्षमता आ जाए, योग्यता आ जाए, ये हमारे क्या होगी? गुणात्मक में होगी। ठीक है, तो ये आपको पहचान लेना है, अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? तो ये जानना जरूरी कि चुनौती कौन कौन सी होती है। चलिए, सभी लोग बताइए कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। अपराध, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, आहार ग्रहण संबंधी विकार, या सुरक्षा में निर्भरता। सभी लोग बताइएगा। किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं, तो ये जानना जो किशोरों की चुनौती कौन होती? चुनौती होती अगर अपराध हो जाए, बच्चों से हो जाए, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग करें, वो आहार ग्रहणी संबंधी विकार हो जाए। लेकिन असुरक्षा और एवं निर्भरता, असुरक्षा निर्भरता किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं होती है। अपराध, मादक द्रव्य का उपयोग, आहार ग्रहण संबंधी विकार, ये सभी किशोरों की प्रमुख चुनौतियां होती हैं, क्योंकि किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था का कहा जाता है। और किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है, ये आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कई बार यह स्टेटमेंट परिभाषा पूछी गई है। प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं कई बार प्रेरणा के बाद क्या आता है? प्रोत्साहन। अगर कोई किसी व्यक्ति को प्रेरणा के बाद प्रोत्साहन मिल जाता है, अक्सर आपने देखा होगा, पहले बालक में प्रेरणा उत्पन्न करो, इसके बाद कोई नया कार्य जैसे शिक्षा, खेल से संबंधित कोई अगर दे देते हैं, उसमें प्रोत्साहन बच्चों को दे दिया जाए, तो बालक को उसके कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलता है, तो बालक में प्रेरणा क्या होती है? और जागृत होती है। तो बालक नया नया कीर्तिमान और हासिल करता है, और क्या है? वो अपने प्रगति पर अग्रसर होता है। तो प्रोत्साहन बहुत जरूरी होता है प्रेरणा के लिए। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित में से संबंधित होता है। तो व्यवहार का जो संवेगात्मक पहलू होगा किससे संबंधित होता है? कहीं ना कहीं सीखने के भावात्मक पद से ही होगा, क्योंकि व्यवहार का जिक्र हुआ इसलिए भावात्मक जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह ज्ञान क्षेत्र उस समय अस्तित्व में आता है जब भावात्मक क्षेत्रों में भावना, दृष्टिकोण आता है, तभी तो आपके व्यवहार का संवेगात्मक पहलू संबंधित होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा, प्यारा सा प्रश्न है कि अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या है? आपके अनुभव, आपके पास जो भी अनुभव मिला, उसके द्वारा आपके अंदर जो व्यवहार आया, व्यवहार में जो क्षमता आई, उसके किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसी को हम अधिगम कहते हैं। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी कार्य शरीर रूप से बदल जाता है, कोई भी हिस्सा शरीर रूप से बदल जाता है, यानी मानव व्यवहार में अधिगम एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, और यह परिवर्तनों के एक विस्तार के रूप में संदर्भित करता है, जो किसी अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। अधिगम इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो आप सभी प्यारे मित्र जानते हैं अधिगम के वक्र आपके दिए रहेंगे। एक इमेज दिया रहेगा, एक समान दिया रहेगा, एक ऐसा दिया रहता है, एक सीधा समान दिया रहेगा, फिर दूसरे में आपको थोड़ा सा तिरछा दिया जाएगा, फिर तीसरे में आपका ऐसे ट्रेंगल कर दिया जाएगा, और चौथे में ऐसे ऐसे कर दिया जाएगा। तो अधिगम का वक्र जो होता है नहीं होता है, निगेटिव बताना है, तो अधिगम का जो वक्र होता है वह लंबवत कभी नहीं होता है, यानी कि सीधा। लंबवत आपका अधिगम का वक्र, लंबवत कैसे होते हैं? पहला, नत्तोदर को हम क्या कहते हैं? सरल रेखी वर्ग हो गया। उन्नतोदर को क्या कहते हैं? घटना निष्पादन वक्र हो जाता है। नत्तोदर, उन्नतोदर, इन दोनों सही है, तो कौन सा नहीं हो जाता है? सभी लोग बताइएगा, इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीखने की मात्रा और समय के परस्पर संबंध को चिन्तांकित करने जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहते हैं। और अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल रेखी,
सरल रेखी में कैसे होता है, बिल्कुल सीधा होगा। फिर होता है उन्नतोदर, उन्नतोदर ऐसे होता है जो डी ऑप्शन दिया गया है। फिर होता है नतोदर, नतोदर में कैसे होता है, यहाँ से घुमा होता है, तो ये भी है। फिर होता है आपका मिश्रित वर्ग, तो मिश्रित में कैसे होता है, एक बार नीचे घुमा ऊपर घुमा होता है। तो यहाँ पे लंबवत नहीं होता है, लंबवत वाला अधिगम का वक्र नहीं होगा। बाकी नतोदर, मिश्रित, उन्नतोदर और सरल 3 होता है, लंबवत नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लंबवत निगेटिव हो जाएगा। समय लिया तो आखिर हमने समझा, समझ के जितना बेहतर समझेंगे उतना बेहतर होगा एग्जाम के दृष्टि से। अभिलेखित वाचिक अधिगम और स्मृति पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन किसके द्वारा किए गए? अधिगम प्रारंभिक अध्ययन के जिसके द्वारा किए गए हैं वो आप सभी लोग जानते हैं, वह एबिंगहास है और कोई नहीं, कई बार जिक्र हुआ है। एबिंगहास ने स्मृति के प्रायोगिक अध्ययन का संचालन किया है। उन्हें विस्मृति की अवस्था और रिक्त प्रभाव की खोज के लिए भी जाना जाता है। विस्मृति की अवस्था के लिए किसे जाना जाता है, याद रखिएगा, एबिंगहास, अगर एग्जाम में आता है तो। कोहलर और कोफा सीखने का है, कई बार जिक्र हुआ है, लगभग मुझे लगता है टीटी एग्जाम में पूछा ही जाता है। जी हाँ, जैसे शादी के 1 साल बाद अधिकतर बच्चा होता ही होता है, प्यार मोहब्बत ऐसे होता है कि बच्चा हो ही जाता है, उसी प्रकार से कोहलर कोफा के एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। एग्जाम होगा, प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो कोहलर कोफा के अनुसार सीखना क्या कहलाता है? कोहलर कोफा के अनुसार सीखना सूझ द्वारा कहलाता है। सूझ का आशय अचानक किसी समस्या का हल निकालने से है। कोई समस्या आ जाए अचानक, उसका हल निकल जाए, समझिए कौन सा हो जाएगा, कोहलर कोफा के अनुसार सीखना हो गया। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो देखिए, शिक्षार्थी हो, बालक केंद्रित हो, बालक बालिका केंद्रित हो, शिक्षार्थी हो या बालक केंद्रित, 2 चीज़ें दी जाती हैं, दोनों चीज़ों का आंसर बच्चा ही होगा, बालक बालिका, बालक होगा या शिक्षार्थी होगा। अधिगम एक प्रविधि, अधिगम किस प्रकार की प्रविधि होती है? तो अधिगम एक प्रकार के अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की प्रविधि होती है। A to Z बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बिल्कुल समझिए, हर प्रैक्टिस सेट को अटेंड कीजिए, एग्जाम अवश्य फतेह होगा। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? जब भी मस्तिष्क उद्वेलन की बात की जाती है, अपने माइंड में एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ नहीं करना, एस्बॉर्न करके आना। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक एस्बॉर्न है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि में बालक के क्या होते हैं, सम्मुख ऐसी समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है, उसके सामने ऐसी समस्या रखी जाती है कि बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल हो जाए, बच्चा उथल पुथल सोचे कि ये हो क्या रहा है। इस उथल पुथल के द्वारा बालक किसी नवीन विषय को प्रकट करतेगा, और जब प्रकट करेगा मतलब इस विधि में बालकों के मस्तिष्क के सक्रिय करने और समस्या समाधान हेतु यह उकसाया जाता है कि करो, उथल पुथल मतलब उकसाना, इसी को मस्तिष्क उद्वेलन विधि बोलते हैं। और इसके प्रतिपादक कौन है? ऑसबोर्न जी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। लगभग 50% प्रश्नों की कगार पर है कि समकालीन सिद्धांत बचपन को क्या मानते हैं। जो समकालीन सिद्धांतकार हैं, जो समकालीन सिद्धांत है वह बचपन को किस प्रकार से मानता है? तो वह बचपन को एक सामाजिक संरचना के रूप में मानता है, क्योंकि सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता से होता है। सामाजिक इकाइयाँ, समूह, समितियाँ, संस्थाएं, परिवार, सामाजिक प्रतिमान, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी लाजवाब प्रश्न साथियों दिया गया है कि निम्न में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन से सहायता करती है? तो इतना चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि केस स्टडी जो विधि होती है यह विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन की सहायता करती है। जो साक्षात्कार विधि होती है, साक्षात्कार विधि क्या करती है? एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली होती है। आत्मनिरीक्षण जो विधि होती है यह निरीक्षण करता है, जैसे अध्ययन के किए जाने वाले व्यवहार का निरीक्षण करें, उसी के आधार पर उस सब्जेक्ट के बारे में अपनी धारणा बताएं। और प्रायोगिक विधि क्या होती है? इस विधि में प्रयोगकर्ता अपने स्वयं द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों का वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, स्वयं द्वारा। तो आवश्यकता वाले बालकों का अध्ययन, जो ऐसी विधि जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन के लिए सहायता करती हो, तो वह एक ही विधि है, वह केस स्टडी विधि। याद रखिए, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की जब भी जिक्र कहा जाएगा, केस स्टडी विधि सामने आ जाएगी। अगला प्रश्न साथियों, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है? तो जब भी मानसिक विमंदित पद का जिक्र होता है तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए बौद्धिक अयोग्यता की बात होगी, क्योंकि विमंदित एक निगेटिव शब्द है और क्या है, अयोग्यता भी एक निगेटिव शब्द हो जाता है। मानसिक है यानी बौद्धिक से संबंधित है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बौद्धिक अशक्तता किसे बोलते हैं?
सभी लोग बताइए, इससे क्या मतलब होता है? बौद्धिक अशक्तता का अभिप्राय होता है मानसिक विकास की गति न्यूनता हो जाना। आपकी मानसिक विकास की गति अगर न्यून हो रही है, कम हो रही है धीरे धीरे, उसको हम बौद्धिक अयोग्यता बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि थार्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां कौन सी हैं? थार्नडाइक एक मुख्य नियम होता है, एक गौण नियम होता है। मुख्य नियम 3 होते हैं, गौण नियम 5 होते हैं। इतना तो आप सभी को पता होगा। लेकिन थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है। वह भाग कौन से है? अमूर्त, सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, इससे अभिप्राय क्या होता है? शाब्दिक गणितीय संकेतों को समझना और प्रयोग करने की योग्यता, जैसे पढ़ना, लिखना, तार्किक, या अमूर्त में आ जाएगा। सामाजिक बुद्धि की बात करूं तो व्यक्तियों को समझना और उनके व्यवहार करने की योग्यता हो जाएगी, जैसे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं। और एक मूर्त बुद्धि होती है। मूर्त बुद्धि आपने सुना होगा कि इसमें क्या होता है? विभिन्न वस्तुओं को समझना और उनके प्रयोग करने की योग्यता को हम बोलते हैं। यह वास्तविक परिस्थितियों को समझने और उनके अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता होती है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थार्नडाइक द्वारा बुद्धि की जो 3 श्रेणियां हैं, अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा और एग्जाम हॉल में यही चीज़ें काम आने वाली हैं। बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक, तो बहुकारक बुद्धि आपने पढ़ा होगा, कई बार जिक्र हुआ है कि बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? E.L. थार्नडाइक आपने पढ़ा होगा। लेकिन E.L. थार्नडाइक जब आपके ऑप्शन में नहीं हो तो आपको इनमें से कोई नहीं ऑप्शन करना है। बाकी E.L. थार्नडाइक महोदय जी हैं ये, ठीक है। अगर एग्जाम में थार्नडाइक ऑप्शन, थार्नडाइक करिएगा, नहीं तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन कर देना है। अगर जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास तो ये जानते होंगे। बीने की अगर बात आती है तो बुद्धि के एक कारक अगर पूछा जाए, अगर एग्जाम में एक कारक का सिद्धांत किसने दिया तो प्रोफेसर बीने ने दिया था। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और जब भी बहुबुद्धि की बात की जाए, अगर एग्जाम में बहुबुद्धि की बात की जाती है, बहुबुद्धि में आपका क्या आते हैं? बहुबुद्धि में हार्वर्ड गार्डनर आते हैं। बीने एक कारक में आते हैं, जीन पियाजे संज्ञानात्मक में आते हैं, बहुकारक में एल्बर्ट थार्नडाइक आते हैं। सारा कुछ क्लियर होगा क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है, रोसा शाही धब्बा परीक्षण में काले एवं सफ़ेद कार्ड, जब भी काले सफ़ेद का जिक्र होगा आपके दिमाग में एक चीज़ याद रखिएगा, बस कुछ नहीं करना है, 5 लिख देना है कि रोसा ब्लास्ट टेस्ट इसको बोलते हैं। प्रयोग में मापन हेतु किया जाता है। रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट जो होता है, यह स्याही धब्बा परीक्षण की जिक्र होता है और इसमें काले रंग 5 होते हैं, ठीक है। 2 काले व लाल और 3 अनेक रंगों के होते हैं। अगर धब्बा तो टोटल 10 कार्डों का प्रयोग होता है, ये याद रखिएगा। 10 कार्डों में 5 जो होते हैं सफ़ेद, काले और सफ़ेद कार्ड कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसके बाद अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण जो होता है वह नए सीखने वाले अधिगम के लिए क्या करता है? रुचि का सृजन करता है, क्रिएट करता है, क्रिएटिविटी करता है। ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, आप लोग भी समझदार हैं। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलें और एक दूसरे को प्रभावित करें तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कई बार स्टेटमेंट आया, अधिकतर ये टीटी एग्जाम में आता है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सत्य कर देना है, क्योंकि ये हमारा कथन बिल्कुल A to Z सत्य दिया गया है। बिल्कुल। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया? प्रभाव का नियम आप जानते होंगे, थार्नडाइक ने जो 3 मुख्य नियम दिए थे पहला नियम आता है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, फिर आता है प्रभाव का नियम और तीसरा नियम आता है अभ्यास का नियम। ये थार्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम। तो थार्नडाइक के ऑप्शन पे करना है, ठीक है। चलिए, कोई डाउट हो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि विकास का सिद्धांत निरंतर चलता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत में विकास का नहीं होता। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। कोई डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, कक्षा में अगर छात्रों को प्रश्न पूछना हो तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? कहीं ना कहीं बच्चों को प्रेरित करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? स्किनर द्वारा जो है प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। आप बताइए कौन नहीं है? ये तो आप जानते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री है, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन है, व्यवहार रूपांतर तकनीक है, लेकिन त्रुटियों के माध्यम से सीखना ये स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि स्किनर द्वारा अभिक्रमित को जिक्र किया, व्यक्ति निर्धारित और व्यवहार रूपांतरण, इन तीनों चीज़ों को जोड़ दे त्रुटियों के माध्यम से सीखना स्किनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नहीं है।
यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। जब भी त्रुटियों द्वारा सीखने की बात की जाएगी, त्रुटियों द्वारा सीखने का माध्यम, तो यहाँ पे क्या आएगा? थॉर्नडाइक। अगर ऊपर थॉर्नडाइक दिया होता तो ये त्रुटियों वाला ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो त्रुटियों वाला नहीं होगा, क्योंकि ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? स्वाभाविक बात है, बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था 2 प्रकार की होती है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। इस समय बालक अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, और इस पर एक रास का कथन भी है और कई बार पूछा भी जाता है। रास का स्टेटमेंट भी है। क्या है? रास ने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए बोला है, बताया है कि बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन ही जाता है। और बाल्यावस्था मैंने क्या बताया? 2, यानी पहले क्या होती है? 6 से 9 और 9 से 12। 6 से 9 को पूर्व बाल्यावस्था, 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था बोली जाती है। और इन पर क्या क्या क्रियाएं होती हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। इन पर भी विशेष चर्चा हम आगे करने वाले हैं। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? बालक ऐसी पुस्तक है जिसका जो है शिक्षक को अध्योपांत मतलब पढ़ाने के बाद अध्ययन करना चाहिए बच्चों को। ये एक स्टेटमेंट दिया गया था। ये एक स्टेटमेंट रूसो द्वारा दिया गया था। रूसो ने कहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्योपांत अध्ययन करना चाहिए। तो मेहनत में लग जाइए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, क्योंकि आज की मेहनत कल आपकी सफलता तय करेगी। तो आज अपने मेहनत पे लग जाइए, कल ज़रूर सफलता आपको मिलेगी। जी हाँ साथियों, इसलिए मेहनत में लगे रहिए और सफलता पाइए। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या होती है? कुछ आंख बंद करके आयोजन कर दीजिए, क्योंकि सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था आयोजन ही होगी। इस अवस्था में किसी व्यक्ति को समस्या को पक्ष विपक्ष में आवश्यक तथ्य एकत्रित करने होते हैं, उसको आयोजन बनाया जाता है। एक को मान लीजिए कोई चित्रकार है, वो अपनी पेंटिंग बना रहा है, तो पहले क्या करेगा? प्राकृतिक स्थान में बैठकर रंग, आकार, रोशनी आदि ज्ञान को पहले प्राप्त करेगा, आयोजन बनाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 30वें प्रश्न। इस प्रैक्टिस सेट के 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी? देखिए, जीन पियाजे जी से एक प्रश्न आना तय है, कभी कभी 2 भी आता है, कभी कभी 3, 4 भी आ जाते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। तो पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की अगर जिक्र हुआ है तो आप सभी लोग जानते हैं कि संवेदी जो ज्ञानेंद्रिय अवस्था होती है वह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, पहली अवस्था होती है। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हम 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था पे रखते हैं। और चौथी होती है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था। 4 अवस्थाओं से प्रश्न पूछा जाएगा। तो द्वितीय अगर पूछा जा रहा है तो द्वितीय हमारी होती है 2 से लेकर 7 वर्ष, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ये रहे 30 प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आपके CDP के। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। डेली क्लासेज होने वाली है, आज सब्जेक्ट की क्लासेज प्रैक्टिस सेट होगी, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। बेहतरीन प्रिपरेशन करना है तो कंसेप्ट पढ़िए, बुक पढ़िए और प्रैक्टिस सेट में अभ्यास करिए। ठीक है दोस्तों, सब तो मिलते हैं आपके अगले क्लास पे, अगले प्रैक्टिस सेट पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।